क्या करेंगे, पेपर 4 जो सी में है आपके पोस्टिंग है, ठीक है, उसका एमटीपी स्टार्ट करते हैं। फाइन, एमटीपी 1 क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 सिनेरियो के सिनेरियो पढ़ते हैं। हमें दे रखा है अनव लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स chemical solution used in paint and adhesive products. Okay, the process are hazardous in nature. जो process है वो थोड़ा सा hazardous है, डेंजरस है, पोजिंग अ रिस्क ऑफ फायर एक्सीडेंट्स। क्यों? क्योंकि फायर एक्सीडेंट्स वगैरह का लगा रहता है थोड़ा। एट द एंड of the last month, a fire accident occurred in the factory, okay, destroying some paper files containing process reports for the month. As an associate of the chief manager, you are assigned to reconstruct the process account. हमें ये दे रखा है डेटा। हमसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहा है वो फटाफट से वो पढ़ते हैं। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मंथ। ओके, व्हाट इज आस्किंग इज कि कितनी क्वांटिटी का रॉ मटेरियल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है मंथ में। फाइन, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितनी क्वांटिटी का रॉ मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए। हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले देखो फिनिश गुड की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, रॉ मटेरियल की बात हो रही है। ओके, आरएम की बात हो रही है, रॉ मटेरियल की बात हो रही है। रॉ मटेरियल के लिए हमें क्या की डेटा गिवन है, देखो ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस है 500 लीटर्स का, 80% कंप्लीट हो गया फॉर लेबर, 60% कंप्लीट हो गया ओवरहेड्स के लिए। हमसे क्वांटिटी पूछी है, प्राइस तो पूछा नहीं है। तो हमारे पास ओपनिंग है, क्लोजिंग भी दे रखा है हमें 100 का, ठीक है। उसके बाद लॉसेस, नॉर्मल लॉस 10% हुए, फ्रेश इनपुट में से 10% का क्या हो गया, लॉस हो गया। ओके, टोटल लॉसेस ड्यूरिंग द मंथ वर 800। वैसे टोटल लॉस कितना था, 800 का, जिसमें से 100 जो था वो क्या था, सॉरी 10% जो था वो क्या था, नॉर्मल, बाकी 90% वॉज अब नॉर्मल। फाइन, द आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स 3400 जो है वो कहाँ ट्रांसफर हो गया, फिनिश गुड्स में हो गया। ठीक है, तो हमें सारी चीजें दे रखी है, तो हमें पता चल जाएगा कितना इंट्रोड्यूस किया गया, हाउ मच क्वांटिटी वाज इंट्रोड्यूस, यानी कितना लाया गया, इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, कितना इंट्रोड्यूस हुआ। इंट्रोड्यूस मतलब देखो, अगर सिंपल भाषा में मैं बोलोगे नहीं समझ आया, कितना इंट्रोड्यूस हुआ यानी कितना एक्स्ट्रा और लाए हम। तो ये सिंपल हमें सारा डाटा दे रखा है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे, हमें दे रखा ओपनिंग 500, ठीक है, 500 दे रखा है, और उसने हमें क्या बोला है कि क्लोजिंग जो है वो है 100, तो क्लोजिंग 100 है। अगर हम अकाउंट टी फॉर्म में बनाए तो ऐसे होएगा, देखो ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है, ठीक है, और लॉसेस, लॉस कितना हुआ 10% ऑफ दिस, और वैसे हम टोटल लॉस ही ले लेते हैं एक साथ, 800 का टोटल लॉस। ठीक है, 800 का उसने बोला 3400 जो है वो क्या हुआ है, ट्रांसफर हो गया। स्क्रैप वैल्यू ऑफ लॉसेस 20, इसको तो अभी हमें कुछ करना नहीं है। तो 3400 हमारा गया कहाँ पे, फिनिश गुड्स में। तो यानी यहाँ पर जो हमारा बैलेंस बचेगा वही तो हमारा क्या होगा, इंट्रोड्यूस्ड, जो हमने इंट्रोड्यूस की क्वांटिटी वही तो बची ना। ओपनिंग प्लस हमने जो एक्स्ट्रा डाला उसी से तो फिर फिनिश गुड्स में जाएगा, लॉस भी होएगा, फिर उसी से क्लोजिंग स्टॉक भी बचेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर 3800, विच विल बी योर क्वांटिटी इंट्रोड्यूस्ड बैलेंसिंग फिगर। तो इसमें से 3800 कौन सा है, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, एक मिनट देख लो। ओपनिंग प्लस वर्क इन प्रोग्रेस प्लस यूनिट जो इंट्रोड्यूस की गई है, तो हमारे पास यूनिट जो कंप्लीट हो गई है, टोटल लॉस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। और अगर टी शेप में करना है जैसे मैंने दिखाया था वैसे भी कर सकते हो, सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यूज को, यूनिट इंट्रोड्यूस की तो कितनी आ जाएगी, 3800। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कॉमन मिस्टेक्स पहले तो देख लो एक बार फटाफट से, क्या होती है, स्टूडेंट फ्रीक्वेंटली मिक्स अप टोटल लॉस, है ना, वो क्या करता है, मिक्सअप कर देता है टोटल लॉस को विद एबनॉर्मल लॉस। देखो जो मैंने बताया आपको एबनॉर्मल लॉस है, और फॉरगेट टू इंक्लूड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन द इक्वेशन। यहाँ पे टोटल लॉस हुआ है, टोटल लॉस में एबनॉर्मल और नॉर्मल दोनों आते हैं। उसने हमें खाली क्या दे रखा था, नॉर्मल दे रखा था, टोटल लॉस दे रखा था, हम टोटल लॉस ही ले लेंगे ना। Always set a simple quantity accounts. Inflow is equals to outflow as your first step in the process costing. Okay. Now, question number 2 is
क्या है क्वेश्चन नंबर 2, क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। ओके, हम एबनॉर्मल सॉरी नॉर्मल लॉस दे रखा है, टोटल लॉस दे रखा है, हम एबनॉर्मल लॉस निकाल लेंगे और नॉर्मल लॉस 10% है वो निकाल लेंगे। ऑप्शंस दे रखे हैं, चलो कैलकुलेट करते हैं, लेट्स कैलकुलेट इट। फाइन 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 फाइन। ओके, देखो हमें क्या दे रखा है, नॉर्मल लॉस दे रखा है 10% का। ओके, फ्रेश इनपुट्स का, फ्रेश इनपुट कितनी है हमारी, हमने कितना इनपुट डाला, टोटल लॉस हमें कितना गिवन है 800। फाइन, ठीक है, उसमें से हम नॉर्मल लॉस माइनस करेंगे तो हमारा एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा। नॉर्मल लॉस कितना आएगा, नॉर्मल लॉस जो है हमारा दे रखा है 10% ऑफ फ्रेश इनपुट। फ्रेश इनपुट कितनी है अभी निकाली हमने, 3800 निकाली। फ्रेश इनपुट हमने अभी 3800 निकाला, तो 10% ऑफ 3800 इज 380, यानी 800 माइनस 380 विल 420। आपका क्या आ गया 420 एबनॉर्मल लॉस, देख लेते हैं। 420 एबनॉर्मल लॉस, 420 ये रहा, एंड नॉर्मल लॉस इज 380, ए ऑप्शन। यहाँ पे डिटेल में भी देखा, नॉर्मल लॉस 10% ऑफ द फ्रेश इनपुट, 10% 3800 का, एबनॉर्मल लॉस टोटल लॉस माइनस नॉर्मल लॉस 800 380 420। कॉमन मिस्टेक है अप्लाइंग 10% नॉर्मल लॉस परसेंटेज ऑन द टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट पे नहीं आना, हम 3400 पे नहीं करेंगे, किस पे करना है 3800 पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्या क्वेश्चन दे रखा है, देखो थर्ड, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल एडेड टू द प्रोसेस ड्यूरिंग द मंथ इज, टोटल वैल्यू हमें बतानी कितनी रॉ मटेरियल में ऐड हुई, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल एडेड टू द प्रोसेस ड्यूरिंग द मंथ। इसके लिए तो भाई आपको पूरा का पूरा यू नो व्हाट टू डू, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ी सी टंटेबाजी करनी पड़ेगी, थोड़ा बड़ा है कि रॉ मटेरियल में आपको वैल्यू निकालने किसकी, रॉ मटेरियल जो ऐड हुआ है प्रोसेस के अंदर मंथ में, ठीक है। तो मैं यहाँ स्क्रीन पे मतलब एक्स्ट्रा ये ले लिया ताकि मेरे को टेबल बनाने में थोड़ा इजी रहे, ठीक है, और आप समझ भी सको कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा, हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है। तो इसमें हमें क्या होता है, मैं आपको साथ साथ में मतलब समझाऊंगी, टेबल बना लेते हैं पहले, और ये क्यों कर रही हैं ये भी बता दूँ। एम मटेरियल, एल लेबर और ओवरहेड, ठीक है। परसेंटेज यूनिट, परसेंटेज यूनिट, परसेंटेज एंड योर यूनिट, फाइन। ओके, तो ये हमारी टेबल बन गई है। देखो अब देखो बेटा, सबसे पहले आपको अगर याद होगा तो हमें गिवन था कि इनपुट में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस गिवन था, राइट। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इनपुट में क्या देखा था, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो कितना देखा था 500, और फिर हमने फ्रेश इनपुट डाले थे जो हमने कैलकुलेट भी किया था, फ्रेश इनपुट्स कितने डाले थे 3800,
ये आ गई हमारी यूनिट। और फिर हमने आउटपुट में क्या किया था, कहाँ कहाँ पे रखा था हमने, वही जो टेबल बनाई थी ना वही लिख रहे हैं, उसी का मटेरियल इसमें लिख रहे हैं। ओपनिंग WIP, फ्रेश यूनिट, नॉर्मल लॉस, और क्या था, नॉर्मल लॉस था आपका, एबनॉर्मल लॉस था आपका, दोनों अलग अलग लिखना है इस टेबल में, ठीक है। और क्या था, क्लोजिंग WIP। तो ये जो ओपनिंग WIP आपकी 500 है, फ्रेश इनपुट आपका 3800 है। अब जो ओपनिंग WIP है आपका 500 का, ठीक है, ध्यान से देखना, 500 का, ठीक है। ये 500 जो था, हमें ऊपर क्या गिवन था, क्वेश्चन वापस से देखो आप, देखो क्या गिवन था 500, इसमें 80% लेबर का था, 60% ओवरहेड्स का था, याद रखें 80% लेबर एंड 60% ओवरहेड, और वैल्यू कितना था 278। चलो वैल्यू हम बाद में अगर करें तो 80 एंड 60 था, फाइन। इसने क्या बोला, 80% कंप्लीट हो गया है, क्या बोला, 80% कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका है, यानी इस साल मतलब इस टाइम पे क्या आएगा, 20% बचे, और यहाँ पे 60% कंप्लीट हो गया, यानी 40% बचे, राइट है ना। 80% कंप्लीट हो गया यानी 20% बचा है, 60% कंप्लीट हो गया यानी 40% बचा है, तो ये बचा है। तो अभी हमें जो करना है, अभी ये भी हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस जो खत्म हो गया वो वर्क इन प्रोग्रेस थोड़ी ना रहा, फिर तो वो फिनिश्ड हो गया। अब वर्क इन प्रोग्रेस जो बचा है वो हमारा क्या, 20% और 40%, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे, 20 और 40 के करते हैं। तो 500 जो था उसमें से मटेरियल का तो कुछ नहीं बचा, मटेरियल का दे नहीं रखा है, कुछ नहीं बचा, लेबर में 20% गिवन था और इसमें 40% था, तो 500 का 20% विल बी 100 एंड 40 विल बी 200, ठीक है। और फ्रेश जो हमारे इनपुट्स थे, फ्रेश जो हमारी यूनिट्स थी वो कितनी थी, 3800। 3800 में से हमारी क्या हुआ, अभी जो 3800 है हमारा, और जो ये 500 है, इसमें से क्या क्या हुआ था, हमारा नॉर्मल लॉस हुआ था, हमारे नॉर्मल लॉस की क्या वैल्यू होगी, 10% ऑफ 3800, 3800 यानी 380, और जो नॉर्मल लॉस था वो कितना आया था, नॉर्मल लॉस में गिवन था ऑलरेडी 420 का, ठीक है। और क्लोजिंग वाला हमें कितना गिवन था, 100। अब हम जब टोटल करेंगे, ये जो इनपुट है हमारा, इनपुट हमारा टोटल करके कितना आएगा, 4300 आएगा, ठीक है। और जब हम आउटपुट को हम टोटल करेंगे तब भी कितना आना चाहिए, 4300, बिकॉज इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट होना चाहिए, तो हमारा क्या आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इनको हम जब करेंगे सम तो 4300, और इसको जब सम करेंगे तो 4300 आना चाहिए, तो यानी कि यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, और बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे कितना बच रहा है, 4300 माइनस 500 माइनस 380 माइनस 420 माइनस 100 विल बी योर 2900, ठीक है। अब हमें परसेंटेज वगैरह देखनी है किसकी कितनी है, तो वो देख लेते हैं कितनी है। देखो नॉर्मल लॉस की देखते हैं, देखो नॉर्मल लॉस 10% है, टोटल लॉस 800। द क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, जब वो क्लोजिंग जो 100 था उसका क्या है, 20% कंप्लीट हो गया यानी 80% बचा है, 10% कंप्लीट हो गया 90% बचा है, यानी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 20% कंप्लीट हो गया यानी 80% बचा है, 10% कंप्लीट हो गया यानी कि 90% बचा है, ऐसे नो। देख रही ओपनिंग है, ओपनिंग है यानी कि जो पहले हो चुका उसको हम नहीं लिखेंगे,
हमारा ये पीरियड है, मान लो 1 महीना है, 1 महीने में हमारा जो ओपनिंग है उसके बाद हम उसमें काम करेंगे ना वर्क इन प्रोग्रेस में, तो यानी जो कंप्लीट हो गया हम उससे मतलब नहीं होना चाहिए, जो बचा उससे कब मतलब होना चाहिए। और जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग का उस पीरियड के लिए जो क्लोजिंग है उससे तो रेलिवेंट पहले वाला होगा ना, जो हम कंप्लीट कर चुके वो उस पीरियड में हमने कंप्लीट किया होगा ना, हमें करने वाला तो नेक्स्ट पीरियड में होगा। तो वो जो क्लोजिंग जब दूसरे पीरियड का ओपनिंग बनेगा तो अब हम देखेंगे उसका कि कितना इनकम्प्लीट बचा है। यहाँ पर क्लोजिंग के लिए हम हमेशा क्या देखते हैं, कंप्लीट कितना हुआ है, क्योंकि वो उस पीरियड में कंप्लीट हुआ है। और ओपनिंग के लिए कितना बचा है, क्योंकि वो हमें उस पीरियड में कंप्लीट करना है। तो इसीलिए क्लोजिंग में हम क्या देखेंगे, 20 और 10, ठीक है। और ओपनिंग में क्या देखेंगे, 20 और 40। फाइन, अगर क्लियर हुआ तो ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग का हो गया। और एबनॉर्मल लॉस कहाँ है हमारा, जैसे इसी में दे रखा है। तो एबनॉर्मल लॉस और जो नॉर्मल लॉस होगा उसको कैसे क्या करते हैं, उसका भी ट्रीटमेंट देखो। पहले कॉस्ट पर इक्विवेलेंट, ओके, तो फिर प्राइस दे रखा है, ठीक है, ओके, 20 एंड 10। तो यहाँ पर जो 2900 है इसके बारे में हमें कुछ नहीं गिवन, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं गिवन हम क्या मान लेंगे, 100% मान लेंगे, हम क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे, 100 मान लेंगे, यानी कि 2900, 2900, 2900। फाइन। अब ये नहीं आप बोलोगे कि मैम हमें दे नहीं रखा था, तो हमने यहाँ पर भी डैश डैश लिखा, यहाँ पर मैं डैश डैश लगाया, या फिर यहाँ पे 100% लिया, तो यहाँ पर हमने 100% क्यों नहीं लिया। अगर उसका रेसिडुअल दे रखा है, रेसिडुअल दे रखा था ना इसमें, बाकी के बारे में बता, तो इसलिए यानी ये नहीं होगा। और यहाँ पे कुछ ही नहीं दे रखा तो फिर हम 100% मान लेते हैं। नॉर्मल लॉस है तो वो कहाँ पे जाता है, नॉर्मल लॉस कहाँ जाते हैं, कॉस्ट में ऐड होता है ये किसके, प्रोडक्ट के, तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखते, क्योंकि ये तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में ऐड होना है। लेकिन जो एबनॉर्मल लॉस है वो प्रॉफिट लॉस में जाएगा, तो इसलिए एबनॉर्मल लॉस को हम लिख देते हैं। ठीक है, ओके। नाउ क्लोजिंग में क्या था हमारा, 20 और 10, ठीक है, 20 और 10। तो 100 का 20%, 20 और 10 का 10। और जिसका नहीं दे रखा, पूरा नहीं दे रखा तो डैश लिख देते हैं, पर थोड़ा बहुत दे रखा है तो 100। नहीं, क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग का हम क्या लेते हैं, जिसका नहीं गिवन, मैंने क्या बोला, ओपनिंग था, ओपनिंग का हमें कुछ नहीं दे रखा था तो हम उसको कुछ नहीं ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ नहीं देगा तो हमें क्या लेना पड़ेगा, कि सारा बचा हुआ है। या फिर आप सिंपली ऐसे समझो, देखो ओपनिंग और क्लोजिंग में दिक्कत आ रही है ना आपको, तो देखो पहले तो जो गिवन है उसमें, ठीक है, गिवन है ओपनिंग में हमने लिखा है 80% कंप्लीट। भाई जो कंप्लीट हो चुका है, आपका वर्क इन प्रोग्रेस थोड़ी ना बचा, फिर वो तो डन है। तो वर्क इन प्रोग्रेस कितना बचा, खाली 20%। और अगर यहाँ पे लिखा है 80% कंप्लीट फॉर क्लोजिंग WIP, तो यहाँ पर हमने जो कंप्लीट किया है वो इस साल के लिए तो वर्क इन प्रोग्रेस होगा ना, उस साल के लिए थोड़ी ना कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए जो 80% है ये हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है, और ये जो 20% है उस पीरियड के लिए वो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस होगा। अब जो नहीं दे रखा है, यानी कि जहाँ पे हमें नील बट्टा सन्नाटा दे रखा था, जैसे यहाँ पे मटीरियल में नहीं दे रखा था, अगर मटीरियल में नहीं दे रखा होगा फॉर ओपनिंग में हमें कुछ नहीं दे रखा, अगर 0 दे रखा है, ठीक है, 0 दे रखा है, यानी कि इस साल के लिए हमने उसमें कुछ नहीं किया, इस साल हमें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं कंप्लीट हुआ, कंप्लीट हो गया होगा 100%, हम ये मान लेते हैं कि 100% कंप्लीट हो गया होगा, तो इसलिए हम लिख देते हैं 0। और क्लोजिंग में अगर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ नहीं हुआ होगा, तो यानी हमें आगे कुछ सब कुछ हमने कभी कंप्लीट कर दिया होगा, इसलिए कुछ बचा नहीं, वर्क इन प्रोग्रेस में कुछ नहीं बचा, तो इसलिए हम वर्क इन प्रोग्रेस में लिख देते हैं 100। ठीक है, हमने सब कुछ कर दिया होगा, क्लोजिंग में हमने कर दिया होगा तो हम अपना 100 लिख लेते हैं, ओपनिंग में मान लेते हैं कि पहले हमने सब कुछ कर दिया होगा, पिछले पीरियड में सब कुछ हो गया होगा, इसलिए अभी 0 मान लेते हैं। और अगर ट्रिक समझनी है, ओपनिंग का 0, क्लोजिंग का 100, बस, ठीक है, ओके। नाउ इनको ऐड ऑन कर लेते हैं, ठीक है।
करो भाई, ऐड ऑन करो। हमारी इस यूनिट का टोटल कितना आ रहा है? 2900, 100 and 420 विल बी सम अप टू 3420। ओके, एंड लेबर का हमारा आ रहा है 100, 2900, 300, 100, ये आ रही 3420, 3440, 440। ठीक है, और लास्ट का हमारा आ रहा है 3530। ठीक है, ये हमारा आ गया, हमारे यूनिट्स आ गए निकल के। अब हमारे यूनिट्स आ गए, हमें कॉस्ट दे रखी है। क्या क्या कॉस्ट दे रखी है देखो, देखते हैं। देखते हैं कौन कौन सी कॉस्ट दे रखी है, क्या क्या दे रखी है। क्या दे रखा है? कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, ये कॉस्ट पर इक्विवेलेंट टोटलिंग 660, जिसमें रॉ मटेरियल है 300। ठीक है, 300 का हमारा रॉ मटेरियल है, और लेबर हमारी 200 की है, और ओवरहेड हमारा 160 का है। ठीक है, तो अभी हम पहले रॉ मटेरियल का निकाल लेते हैं, विच इज 300। और उसने एक बोली थी स्क्रैप हमारी रॉ मटेरियल में ही, ऑल द रॉ मटेरियल एडिड एट द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसेस, आउटपुट में ट्रांसफर टू फिनिश गुड 2400, और नॉर्मल लॉस इतना है। स्क्रैप वैल्यू है 20 रुपए की। ठीक है, तो जो हमारी टोटल वैल्यू है हमारी रॉ मटेरियल की, हमारा रॉ मटेरियल कितना निकला है? 3420। ठीक है, तो यूनिट आई 3420, जिसका प्राइस है 300। कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई फिर? 1026,000। फिर इसमें हमारी स्क्रैप की भी वैल्यू ऐड कर लेंगे हम, जो हमें मिली है। लेस मत कर देना बेवकूफ़ो, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस 380। 380 हमारी यूनिट्स आ रही थी, ये रही। ठीक है, हाँ ये रही नॉर्मल लॉस की 380, और हम उसको 20 में बेच रहे हैं, तो ये हो गया 7600, विच विल सम अप टू 1033,600, विच विल योर वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल जो इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? स्क्रैप वैल्यू को ऐड करेंगे, स्क्रैप वैल्यू को ऐड करेंगे, स्क्रैप वैल्यू को ऐड करेंगे। नाउ लेबर और ओवरहेड, जगह ही नहीं बची है। यहाँ पे देख लो छोटा सा लेबर और ओवरहेड का। लेबर हमारी कितनी आई थी? इक्विवेलेंट यूनिट कितनी थी लेबर की? 3440, 3530। तो इनको उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि हमसे क्या क्या पूछा है, कहीं हमने सारा कुछ निकाल ही दिया हो। कहाँ है क्वेश्चन? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 वाज वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल एडेड टू द प्रोसेस ड्यूरिंग दिस मंथ। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द रॉ मटेरियल हमारी कितनी निकली? वैल्यू ऑफ द रॉ मटेरियल हमने निकाली है ना, अभी निकाली थी, टोटल वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल प्लस स्क्रैप करके। तो वो कितनी निकली हमारी? 1033,600। देखो क्या निकली थी? 1033,600। तो वही ऑप्शन डी था, सॉरी बी था 1033,600, तो वो आ जाएगा। ओके, नाउ वैल्यू ऑफ लेबर एंड ओवरहेड इन क्लोजिंग। ओके, इन क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओनली फॉर द क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो था आपका, उसमें से हमें क्या निकालनी है? उसकी वैल्यू निकालनी है। हम यहाँ पे वो देख लेते हैं कि उनकी कितनी रुपीस थी। थी 200 एंड 160। ठीक है, 200 और 160 है, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के लिए चाहिए, तो 200 एंड 160 ये लेबर के लिए, और ये उसके लिए ओवरहेड्स के लिए। प्राइस कॉस्ट है ये, और यूनिट कितनी है वर्क इन प्रोग्रेस की? यूनिट है ये रही हमारी 20 और 10, 20 एंड 10। तो ये क्या हो गया? 4000, ये क्या हो गया? 1600। 4000 और 1600, तो 4000 1600 यानी 1।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आप देख भी सकते हो 100 × 20, 20 ये आ गया या, ठीक है, 4,1600। यहाँ पर देखो, ये मैं आपको कराऊंगी अभी, अगर इतनी बड़ी टेबल नहीं करनी आपको, एमसीक्यू में दे रखा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और लेकिन वो जो है, अगर फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ गया तो आपको वही करना पड़ेगा, ये अलाउड नहीं है करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ आउटपुट ट्रांसफर्ड। ऐसा वैल्यू, सॉरी, आउटपुट का वैल्यू जो ट्रांसफर कर दिया फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स में हमने कितने ट्रांसफर करे थे, 3400 किए थे ट्रांसफर, याद हो तो 3400 हुए थे, ऊपर वाली टेबल टेबल में किए थे ना, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, 3400 हमने ट्रांसफर किए थे। यहाँ पे क्वेश्चन में भी गिवन था, ये ऑलरेडी गिवन था ना, 3400, हाँ ये रहा, ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स 3400 की थी। तो 3400 की अगर हमने की, और इसके टोटलिंग देखो, देखो देखो देखो, ट्रांसफर जितने की, उसमें रॉ मटेरियल भी लगेगा, उसमें लेबर भी लगेगा, उसमें ओवरहेड भी लगेगा, तो यहाँ पे हम 660 से करेंगे इसको। देखो क्या है, 3400 into 660 rupees, which will sum up to 22,44,000। फाइन। और अगर ये इन्होंने थोड़ा डिटेल में दे रखा है, अगर ऐसे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। क्या बोला उसने कि कॉस्ट बोर्ड फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस मंथ, ओपनिंग WIP कितनी ली थी, 278,000 की ली थी, फिर लेबर के लिए उसने किया, फिर इतना आया, फिर ओवरहेड का, मतलब उसने अलग 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 कर रखा है। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ फ्रेश यूनिट्स का किया है कि 3400 माइनस 500, 660 आया, फिर 660 टाइम से 2900 को किया, फिर उसका इतना आया, फिर उसके बाद इन सबको प्लस किया, फिर 22,400। मतलब इसने क्या किया, हमने डायरेक्टली 660 को कर लिया और 3400 को कर लिया। इसने क्या किया, कौन कौन सी यूनिट्स वगैरह लिया, इसने पहले कॉस्ट लेबर की यूनिट ली, फिर ओवरहेड की यूनिट ली, फिर फ्रेश यूनिट की यूनिट ली, उनके रिस्पेक्टिव कॉस्ट से उनको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सम कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया। हमने डायरेक्टली 660 ले लिया। तो अगर मैं वैसे नहीं दे रखा है कि 660 है, तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। ठीक है, देखो फिर आप इस टेबल से आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी ले सकते हो। मटेरियल का तो 0% यानी कि ऑलरेडी इंकर्ड हो चुका है वो, ओपनिंग अगर WIP में है मटेरियल, तो हम क्या लिखते हैं, 0% ऑलरेडी इंकर्ड, 100% फ्रेश स्टार्टेड कंप्लीटेड। ठीक है, क्लोजिंग WIP मटेरियल में अगर फ्रेश स्टार्टेड या कंप्लीटेड लिखा है एंड कंप्लीटेड 100%, क्लोजिंग WIP 100%, एबनॉर्मल लॉस 100%। एबनॉर्मल लॉस में भी क्या लिखेंगे हम, 100%। लेकिन लेबर ओवरहेड वगैरह में 100 माइनस गिवन कंप्लीशन करेंगे, यहाँ पर गिवन कंप्लीशन का ही परसेंटेज लेंगे, क्लोजिंग में भी इतना ही लेते हैं। ठीक है, क्लोजिंग और एबनॉर्मल में हम सेम सेम लेते हैं। फाइन, ऐसे ही होता है। नेक्स्ट केस सिनेरियो, नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें केस सिनेरियो में, एम लिमिटेड हाईली लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसिंग अ सिंगल प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट बना रहे, कंपनी यूटिलाइजेस 2 पर मैट्रिक्स अर्निंग्स पर मैन शिफ्ट, और एक आउटपुट आउटपुट पर मैन शिफ्ट की अर्न कितना कर रहे हैं और आउटपुट कितना आ रहा है। तो उसकी वजह से क्या बोलते हैं, आपको दे रखी हैं डिटेल्स और हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, चलो। ओके, सो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि एक शिफ्ट जो है वो 8 घंटे की है, और प्रोडक्शन आउटपुट जो है वो कितना है, 2,34,000 टन्स का है। टोटल एक्टिव हेडकाउंट 1,800 एम्प्लॉइज वर्किंग फॉर 26 डेज। रॉ मटेरियल कंज्यूम हमारा 50 लाख का रॉ मटेरियल कंज्यूम हो जाता है। वेजेस एंड सैलरीज में 640 लाख गिवन है, और ग्रेजुएटी एंड लीव इनकैशमेंट के बारे में दे रखा है, और भी पावर हायरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वगैरह दे रखे। कंपनी हैज़ 1,800 एम्प्लॉइज। चाहिए कंपनी का क्या है, 1800 वो है, वर्क्स फॉर 26 डेज इन अ मंथ, 4 दिन का ऑफ। ओके, नाउ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्राइम कॉस्ट इंकर ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। प्राइम कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं, राइट। तो क्या क्या हमारा भरते हैं, देखो डायरेक्ट, देखो क्या क्या है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, यस इट इज डायरेक्ट। Wages and salary, yes, it is direct. Gratuity and leave encashment is also
डायरेक्ट एक्सपेंस. ओके, नाउ पावर कंज्यूम्ड इज ऑल्सो डायरेक्ट. पावर फैक्ट्री में लगती है, ठीक है, इसलिए ए भी इंक्लूड होता है. और हमारी डीजल फॉर प्रोडक्शन बैकअप जनरेटर, जनरेटर भी फैक्ट्री में चाहिए होगा, ओवरहेड तो नहीं है, तो फिर ये भी इंक्लूड होगा. हायरिंग चार्जेस फॉर हैवी अर्थ मूविंग, HEMM के लिए चाहिए हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी. ये भी जो मशीनरी है ये भी क्या हो गया हमारा, डायरेक्ट हो गया, यूजिंग डायरेक्टली इन द प्रोडक्शन. ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन में वो डायरेक्टली काम करे, तो ये भी 30 लाख भी है. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस नहीं लेंगे. कार डीजल इन्वेस्टमेंट ये भी डायरेक्ट नहीं होता है. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट नहीं है. CCTV एंड ऑल डायरेक्ट नहीं है. फैक्ट्री प्रीमिसेस के लिए हो बेशक, पर CCTV है ना तो ओवरहेड्स में आ जाएगा. ठीक है, तो हम क्या क्या ले लेंगे, क्या क्या इंक्लूड करेंगे. हम इंक्लूड करेंगे 50 lakhs को, 640 को, 6420 को, 13,000 इंटू 8 को, 2000 इंटू 93 को और 30 lakhs को करेंगे. तो व्हेन वी विल सम इट अप क्या मिलेगा, 50 lakhs, 640, 6420, 704 आ रहा है. और इन सबको जब हम करेंगे तो 3290 आ रहा है हमारे. क्या क्या पावर बैकअप और HEMM को ले लिया हमने, तो इन सबको टोटल करोगे आपका आ रहा है 787 10,000. तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी आ गया, 7,710,000. ओके, चलिए, तो आपको ये आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल एंड पर शिफ्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द लास्ट मंथ. लास्ट मंथ के लिए यानी एक मंथ के लिए क्या बताना है, टोटल और पर शिफ्ट कॉस्ट, प्रोडक्शन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की. ठीक है, देखते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर मैन शिफ्ट और फिर टोटल भी. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, जो हमारी प्राइम कॉस्ट होती है, जो हमारी प्राइम कॉस्ट होती है उसके अंदर क्या कर देते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड तो ऐड कर देते हैं. प्रोडक्शन ओवरहेड कह लो या फैक्ट्री ओवरहेड कह लो, ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं. हमारे पास क्या आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यही आता है. प्रोडक्शन में हमें जो चाहिए वो फैक्ट्री रिक्वायरमेंट की होती है. तो प्राइम कॉस्ट हमें पहले से ही क्या है, गिवन है. प्राइम कॉस्ट कितनी है, हमें कैलकुलेट की 787 10,000. अब हमें खाली क्या ढूंढना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स को ढूंढना है. देखो ऊपर वाले तो सारे कुछ इंक्लूड हो गया है, फाइन. तो अब देखो पावर ये भी हो गया है, ये भी हो गया. अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है, विल इट बी इंक्लूडेड, नो. कार डीजल रिइंबर्समेंट फैक्ट्री में आता है, नहीं. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आता. वे ब्रिज मेंटेनेंस 12,000, विच CCTV AMC नहीं आता. सेल्स मैनेजर नहीं आता. फैक्ट्री प्रीमिसेस CCTV AMC ये तो आएगा ना, क्योंकि ये तो फैक्ट्री पर 18,000, पर ये क्या है 18,000 पर मंथ. तो उसके अकॉर्डिंग तो 18,000 इंटू पर मंथ है, तो हमें लास्ट मंथ का ही तो निकालना है, नहीं एक ही होगा. तो हम प्राइम कॉस्ट प्लस 18,000 कर देंगे, तुम्हारा टोटल वो आ जाएगा. तो 787 10,000 प्लस 18,000 कितना आएगा, 787 28,000. ठीक है, अब 787 28,000 में हमने टोटल शिफ्टर ढूंढ लिया. 787 10,000 देखो ये भी है, 787 10,000 ये भी है, 28,000 है ना. तो COD में से कोई होगा. अब ए और बी तो हट गए. नाउ पर शिफ्ट क्या है, पर शिफ्ट शिफ्ट निकालते हैं कितनी है. देखो शिफ्ट हमें दे रखी थी, एक शिफ्ट 8 घंटे की है, ठीक है. और टोटल हमारे हेड काउंट से 1,800 एम्प्लॉइज है जो 26 दिन काम कर रहे हैं. देखो 1,800 एम्प्लॉइज है जो 26 डेज इन अ मंथ काम कर रहे हैं. तो अब उसने हमें एक मंथ की शिफ्ट बोला है. एक मंथ की शिफ्ट कितनी होगी, 26 डेज इंटू नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. ठीक है, गलती से 26 से ही डिवाइड ना कर देना कि 26 वो होगी या 8 होगी. 8 घंटे तो होंगे नहीं, 26 को कर दोगे तो 26 दिन में नहीं. 26 इंटू 1800 करोगे ना, 18,000 नहीं 1800 करोगे ना एम्प्लॉइज से, तब आपकी टोटल शिफ्ट आएगी. तो उसको आप डिवाइड करोगे किससे, जो आया 28,000 28,000 उससे. तो आपकी 1,800 इंटू 26 कितना आएगा,
46,800. And when you will divide 7,800 from 46,800 तो आपका आ रहा है 1,682.22, जो कि आपका ऑप्शन बन रहा है 16822, ये वाला सी ऑप्शन इसका है। ठीक है, ये रहा। देखो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड डाला, दिस प्लस दिस, ये आ गया, फिर से 1826 46,800 पर शिफ्ट, तो आ गया हमारे पास 7 डिवाइड बाई दिस 168.22. Now third question, what is the value of administrative cost incurred during the last month? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट निकालनी है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या है, ऊपर देखते हैं, हमारे पास दे ही रखी थी डायरेक्टली। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है कार हायरिंग की है 66,000, कार डीजल इन्वेस्टमेंट है 22,000 की। ठीक है, और इसमें बोला जीएसटी अप्लाइज है 10% आरजीएम कार हायर विदाउट क्रेडिट, हमें क्रेडिट नहीं मिल रहा है इसमें। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे कैलकुलेट? तो अगर हमें ना वो मिल रहा होता क्रेडिट अगर मैं आईटीसी मिल रहा होता, हमें क्रेडिट मिल रहा होता, तो हम उसको कॉस्ट नहीं मानते, क्योंकि आपको पैसे मिलते रहे वापस, तो आप काय का खर्चा हुआ आपका। लेकिन यहाँ पे हमें क्रेडिट नहीं मिल रहा, यानी कि हमारा खर्चा हुआ है, यानी कॉस्ट में 5% ऐड होंगे, यानी 66,000 प्लस 22,000 प्लस 5% ऑफ 88,000, मतलब यानी कि 66 प्लस 22,000। ठीक है, तो यानी कि आपका आएगा 88 plus 5% 90 to 400, ए ऑप्शन विल बी। ठीक है, देखो 66 22 66 plus 22 plus 4400, जो 4400 कैसे आया, इसके 5% से 90 to 400। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कॉमन मिस्टेक ऐड नहीं करते हो आप आरसीएम जीएसटी, इग्नोर कर देते हो डीजल रिवर्समेंट कंपोनेंट को, जो कंप्यूट कर रहे होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स? टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स इन सबको ऐड करके आ जाएगा। पहले हम कल फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ठीक है, कैसे करते देखो, कहाँ है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 12,000, ब्रिज सीसीटीवी का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, सीसीटीवी का 8,000, सेल्स मैनेजर की 36,000। ठीक है, क्या ये ऐड होएगा? नहीं, ये तो ऑलरेडी फैक्ट्री ओवरहेड में काउंट हो चुका है। बट ये ऑफ ऑर्डर बिल ऑफ सेल्स मैनेजर आएगा आपका, और एएमसी कॉस्ट ऑफ सीसीटीवी इंस्टॉल्ड एट वेब्रिज आएगा, और मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा। तो 12,000 प्लस 8,000 प्लस 36,000 सम अप टू 56,000 विल बी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी कैसे निकलेगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप क्या करोगे, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, उसके अंदर आप सिंपली ऐड कर दोगे किस किस को, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को और सेलिंग एक्सपेंस को। तो आपका प्राइम कॉस्ट आया था, प्राइम कॉस्ट के बाद हमने उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला था। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना निकला था हमारा 787 28,000, उसके अंदर 787 28,000 में हम 90 to 400 ऐड करेंगे, और क्या ऐड करेंगे हम ऐड करेंगे जो हमारा 56,000 निकला है वो, तो हमारा कितना आ जाएगा 776,400। देखो ये हमारा 12,000 8,000 36,000 56,000 आ गया, 77,000 में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव निकाला, हमने एसएनडी निकाला, तो हमारा ये आ गया। नहीं तो आप डायरेक्टली कॉस्ट शीट बना लो, कॉस्ट शीट में सारी आपके आंसर्स आ जाएंगे एक साथ। और नहीं ऐसे करना, ऐसे कर, जिससे भी आपको लगता है कि स्पीड बनती है एमसीक्यू से, वो तो करना है नहीं, तो आप कर सकते। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज ऑफ दिस केस स्टडी, इज दिस स्टडी है ना कुछ और। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईएमएस ओएमएस फॉर द लास्ट वन? ईएमएस और ओएमएस के बारे में आपको बताना है कि क्या है लास्ट मंथ की। ठीक है, ईएमएस और ओएमएस होता क्या है, एम्प्लॉय का था, और ये किसका था, ईएमएस ओएमएस, ये रहा ना, ये रहा। अर्निंग पर मैन शिफ्ट और आउटपुट पर मैन शिफ्ट बताना है आपको। तो ये कैसे कैलकुलेट होएगा, देखो सबसे पहले तो अर्निंग पर मैन शिफ्ट कि मैन कितना कमा रहा है शिफ्ट के हिसाब से। हमारी शिफ्ट कितनी निकली थी 46,800 की, है ना, हमारी शिफ्ट कितनी की निकली थी 46,800। जब हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था 26 इंटू 1800 को मल्टीप्लाई किया था, तब हमारा ये निकला था, हमारी मैन शिफ्ट निकल गई। अब वो कमा कितना रहे, कमा इतना रहे कि वेजेस एंड सैलरीज उनकी 640 है, 640, ठीक है, और ग्रेजुएटी कितनी है 64,20,000। इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी, इनकी एम्प्लॉय बेनिफिट्स आ जाएगा हमारा, दैट इज योर 704,20,000। इसको हम डिवाइड करेंगे 46,800 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, हमारा आ जाएगा अर्निंग पर मैन शिफ्ट विच इज 1504।
24.70। ठीक है, ये हमारा कैलकुलेट हो गया EMS। अब OMS कैसे करेंगे? OMS के लिए आउटपुट हमें पता है कितना है? हाँ पता है, दे रखा था प्रोडक्शन आउटपुट है 23,4000 का। 23,4000 का गिवन है ना, इसको डिवाइड करेंगे 43 क्या था, सॉरी 46 था ना, 46,800 से, 46,800 से, तो हमारा आउटपुट वाला आ जाएगा 5। और टन में था तो टन्स लिख देंगे, टन में था ना, टन लिख दिया। ठीक है, 5 टन ये आ जाएगा। हमारा 5 टन और ये आया था 504.70। ठीक है, नाउ स्टैंड अलोन MCQs, हियर वी गो। स्टैंडर्ड वेजेस रेट हमें 50 पर आवर दे रखा है। ठीक है, 50 रुपीज पर आवर। The wages budget for the last period was based on the standard repair time of 30 minutes। ठीक है, और क्या दे रखा है हमें 50 रुपीज पर आवर। और जो एक्चुअल डाटा था लास्ट ईयर का वो क्या दे रखा है हमें, एक्चुअल रेट। नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन है, एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस 30,000। ठीक है, लेबर रेट वेरियांस जो है वो 7500 गिवन है। ठीक है, एडवर्स में। और लेबर एफिशिएंसी वेरियांस जो है हमारा वो नील गिवन है। आपको क्या निकालना है, एक्चुअल रेट वेजेस पर यूनिट। क्या निकालना है, एक्चुअल रेट ऑफ वेजेस। ठीक है, रेट ऑफ वेजेस पर यूनिट। ये कैसे निकलेगा, देखो खुद ट्राई करने की कोशिश करो, पेन पेपर निकालो, खुद सॉल्व करो, मेरी वीडियो देखो, फिर देखो आप सोल्यूशन वगैरह अपना। ठीक है, कैसे निकलेगा देखो। हमें क्या गिवन है पहले ये देखो, लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, लेबर रेट वेरिएंस में शॉर्ट में लिख रही हूँ, लेबर रेट का वेरिएंस। वेरिएंस यानी कि वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है कि एक तो स्टैंडर्ड रेट में अगर लेबर रेट है ना, तो स्टैंडर्ड रेट माइनस जो एक्चुअल रेट है वो, यही होता है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड रेट हमें कितना है, पहले तो मैं लेबर रेट वेरिएंस जो है वो 7500 नेगेटिव में दे रखा है, एडवर्स में दे रखा है। और जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन वो आता है, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। देखो बेटा वापस से मैं बता रही हूँ, आराम से बता रही हूँ। लेबर रेट वेरिएंस हमें गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है हमें, लेबर रेट वेरिएंस यानी कि रेट में वेरिएंस है। ठीक है, और जो यानी कि हमने जो एक्चुअल प्रोडक्शन करी है उसका टाइम आएगा। ठीक है, जो हम क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड टाइम। इसका क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, और इनटू में रेट का वेरिएंस। कौन से रेट का, स्टैंडर्ड रेट का और एक्चुअल रेट का। अब हमें इनमें से क्या क्या गिवन, देखो लेबर रेट वेरिएंस का गिवन है -7500 का, राइट। तो ओके 7500 इनवर्स इक्वल्स टू स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन हमारी कितने की हुई थी, देखो 30,000 हुई थी। एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस कितनी थी, 30,000। तो 30,000 कितनी देर में हो रही है, 30 मिनट में हो रही है। 30 मिनट में हो रही है जी, 30,000 जो है वो हमारी 30 मिनट में बन रही है। लेकिन हमें ये आवर्स में निकालना है कि कितने हमें घंटे लगे 30,000 यूनिट्स बनाने में। ओके, कितना यूनिट लगे हमें 30,000 यूनिट्स बनाने में, इंटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट हमें गिवन है, हाँ जी 50 गिवन था ना यार, 50 पर आवर, 50 रुपये प्रति घंटा ले रहे हैं, माइनस एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट हमें नहीं पता, स्टैंडर्डली तो 50 लेते हैं। तो व्हेन वी विल सॉल्व इट 7500 इज इक्वल टू, ये इसको हम रोल करेंगे कितना आएगा, 15,000 इंटू 50 माइनस AR। तो अब इसमें AR क्या आ जाएगा हमारे पास, ₹50.50 पर आवर। अब उसने हमसे मांगा क्या है, उसने बोला है हमें एक्चुअल रेट ऑफ वेजेस दे दो पर यूनिट के हिसाब से। पर यूनिट के हिसाब से ये क्या, पर आवर, पर
आर, और 1 घंटे में कितने यूनिट्स बन रहे हैं? 2, क्योंकि आधे घंटे में 1 बन रहा है, तो यानी 1 घंटे में 2 बन रहे होंगे, तो यानी 2 यूनिट का प्राइस है, तो हम इसको यानी कि डिवाइड कर देंगे 2 से भाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 यूनिट का प्राइस आ जाएगा, तो विच इज ₹25.25। ये हमारा आंसर आ जाएगा फॉर 1 यूनिट। देख लो ऑप्शन में कहाँ पे है, डी ऑप्शन है आपको, ठीक है। देख लो यहाँ पे क्या है, लेबर रेट वेरिएंस एस आर माइनस ए आर, फिर उसके बाद हमने इसको किया, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, 50 आ रहा है, फिर हमने इसको क्या करना है, 0.5 से डिवाइड कर दें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बजटेड ओवरहेड एट 50% एक्टिविटी, बजटेड ओवरहेड 50% एक्टिविटीज 30 लाख एट 75% एक्टिविटी, फॉर हमें क्या बोला है, बजटेड ओवरहेड निकालना है फॉर 60% लेवल एक्टिविटी, ओके। यानी सिंपल सा ये बोल रहा है कि जब हमारा 50% एक्टिविटी होती है, हम 50% एक्टिविटी कर ली, तो बजटेड ओवरहेड, जो हमारा ओवरहेड है वो 30 लाख होता है, और जब हम 75% एक्टिविटी करते हैं तो हमारा जो ओवरहेड है वो कितना होता है? 40 लाख, ठीक है। हमें बताना है कि जब 60% एक्टिविटी लेवल ऑफ एक्टिविटी करेंगे तो हमारा ओवरहेड कितना आएगा, तो हम ये डायरेक्टली नहीं करेंगे, 50% है तो इतना, तो 1% आएगा तो इतना, तो 60% आएगा तो इंटू 60, नहीं, यहाँ पे यूनिटरी मेथड नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, वेरिएबल वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल के साथ फिक्स्ड भी है, वी प्लस एफ है यहाँ पर, ठीक है। तो पहले हम वेरिएबल कंपोनेंट निकाल लेते हैं, वेरिएबल कंपोनेंट निकाल लेंगे तो मैं फिक्स्ड कॉस्ट को निकालने में इजी रहेगा, तो हम फिर 60% लेवल की एक्टिविटी निकाल सकते हैं। वेरिएबल ओवरहेड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो 40 लाख है उसको हम माइनस करेंगे 30 लाख से, अपॉन हमारी एक्टिविटी कितनी थी, 75 माइनस 50, तो 75 माइनस कितनी है, 75 माइनस 50, तो ये हमारा आ जाएगा 40,000, यानी कि 40,000 का जो कंपोनेंट है, हर 1% चेंज में, हर 1% में 40,000 का वेरिएबल आ रहा है, हर 1%, हर 1% में 40,000 है। अब जैसे मान लिया यहाँ पे 50% है, 50% है, तो मैंने क्या बोला, 1% का 40,000 वेरिएबल है, तो यानी कि 50% का क्या होगा, अब यहाँ पे हम लगाएंगे 40,000 इंटू 50, विच इज 200K, यानी कि 2 लाख, 2 लाख, यानी कि 2 लाख हमारा वेरिएबल है, किसमें से, 50% एक्टिविटी करेंगे तो 2 लाख हमारा वेरिएबल है, 2 लाख हमारा वेरिएबल आ गया, तो यानी कि यहाँ पे कितना दे रखा है, सॉरी 20 लाख, माय बैड, 20 लाख, ठीक है। तो यानी कि 20 लाख अगर हमारा वो है वेरिएबल है, तो 30 लाख हमें टोटल दे रखा है, यानी कि 10 लाख क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड होगा। वैसे ही अगर यहाँ पे 75% के लिए निकाले, 40 लाख है, देखना वही आएगा, कैसे, 75 इंटू 40,000 करो, कितना आएगा, 30 लाख, और 40 लाख गिवन है, यानी कि 10 लाख के आगे गेन फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहता है ना, तो हेंस हमारा 40,000 ठीक है। अब निकालते हैं 60% लेवल पे, 60% लेवल पे कैसे निकालेंगे, 40,000 इंटू 60, ठीक है, ये करेंगे हम, तो हमारा कितना आएगा, 24 लाख, प्लस 10 लाख की हमारी क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट, कितना आ रहा है, 34 लाख, 34 लाख हमारी टोटल कॉस्ट आएगी, ओवरहेड आएगी 60% के लिए, 34 लाख, ठीक है, 34, तो हमें यहाँ पे फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ती है, वेरिएबल कॉस्ट निकालनी पड़ती है, वेरिएबल कॉस्ट निकाल लोगे तो फिक्स कॉस्ट माइनस करके निकाल लोगे आप टोटल में से, ठीक है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू जीरो बेस्ड बजटिंग इज फॉल्स, ठीक है, जीरो बेस्ड बजटिंग होती है वो फॉल्स कौन सी है, ओके, ऑप्शंस पढ़ना पड़ेगा इसमें, तो क्या है, इट इज अ मेथड ऑफ बजटिंग वेयर बाय ऑल द एक्टिविटीज आर रीइवैल्यूएटेड, जीरो बेस्ड बजटिंग में क्या होता है कि सारी एक्टिविटीज को रीवैल्यूएट किया जाता है, जीरो बेस्ड बजटिंग में अटेम्प्ट्स टू एलिमिनेट अननेसेसरी, हमें क्या बताना है कि फॉल्स है, यानी कि ट्रू वाली छोड़नी है, फॉल्स वाली पकड़नी है, ठीक है। तो ये बताना जरा ट्रू है या फॉल्स है, इट इज अ मेथड ऑफ बजटिंग वेयर बाय ऑल द एक्टिविटीज आर रीवैल्यूएटेड ईच टाइम अ बजट इज फॉर्मुलेटेड, ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पर बजटिंग का ऐसा मेथड है जहाँ पर सारी एक्टिविटीज को रीवैल्यूएट किया जाता है हर एक बारी, जीरो बेस्ड बजटिंग अटेम्प्ट्स टू एलिमिनेट अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, बेकार की जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर उसको एलिमिनेट करता है, बीइंग रिटेन्ड इन बजट्स, इट इज प्रोबेबली द लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग एंड लीस्ट कॉस्टली अप्रोच टू बजटिंग, जीरो बेस्ड, अगर आप खुद ही देखो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे बोल रहे बार बार इवेल्युएट करना पड़ेगा, बार बार इवेल्युएट करना पड़ेगा, यानी कि ये तो टाइम कंज्यूमिंग होगी,
और कॉस्टली भी होगी। इट रिक्वायर्स दैट बजट आर बिल्ड अप फ्रॉम स्क्रैच से बन रहा है, तो यहाँ पे स्क्रैच से तो बनेगा ही, अगर मतलब बार बार ही हम रिवैल्यूएट वगैरह कर रहे हैं। तो अगर आपको नहीं भी पता जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है, वैसे तो पता होना चाहिए ऑब्वियसली, तो आप पता लगा सकते हैं इन्हीं से ही कि क्या ये और ये लाइन दोनों जो है वो एक दूसरे से सिमिलर खा रही है, ये एकदम सी वाली एकदम कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो इसलिए सी ही आएगा इसका आंसर। और वैसे आपको बताना चाहिए जीरो बेस्ड बजटिंग है वो क्या होता है। क्या होता है जीरो बेस्ड बजटिंग? जीरो बेस्ड बजटिंग इज जहाँ पर जीरो बेस होता है। जीरो बेस होता है मतलब जो बेसिक होता है, उसका बेस जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसकी फाउंडेशन वो जीरो से होती है, मतलब स्टार्टिंग से हमेशा स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा फाइनेंशियल प्लानिंग मेथड है जहाँ पे ऑल द एक्सपेंडिचर मस्ट बी जस्टिफाइड फ्रॉम अ जीरो बेस फॉर एवरी न्यू पीरियड रेदर देन बिल्डिंग अ प्रीवियस ईयर्स एलोकेशन। ठीक है, इसमें जो हिस्ट्री बजट्स होते हैं उनको हम महत्व नहीं देते, इग्नोर करते हैं। हर एक प्रोग्राम का वो स्टार्ट एट जीरो एंड मस्ट प्रूव इट्स वैल्यू थ्रू कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसका गोल क्या होता है? एलिमिनेट करना रिडंडेंट और आउटडेटेड एक्सपेंसेस को, प्रिवेंट करता है बजट इन्फ्लेशन को और इंप्रूव करता है रिसोर्सेज एलोकेशन को बेस्ड ऑन करंट प्रायोरिटीज। इसीलिए यहाँ पे बोलेगा कि स्टार्टिंग से रिवैल्यूएट करता है, एलिमिनेट करता है नेसेसरी एक्सपेंडिचर को और बिल्डअप करता है फ्रॉम स्क्रैच। पर ये होता क्या है? बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है और कॉस्टली भी होता है, इसलिए सी इज फॉल्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, देखो इट इज प्रोबेबली एट लीस्ट टाइम, तो इसमें क्या इज अ नोटोरियसली टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेंसिव, क्योंकि ये फोर्सेस मैनेजर्स टू जस्टिफाई एवरी लाइन आइटम फ्रॉम बेस जीरो एवरी साइकिल, eliminating the lazy incremental updates of standard historical budgeting. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, बजट ओवरहेड, मतलब ये फिर न्यूमेरिकल आ गया, हमें क्या निकालना है? फाइंड द ओवरहेड अंडर ओवर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्या निकालना है हमें? अंडर ओवर ऑब्जर्वेशन निकालना है, अब्जॉर्ब कितना किया हमने बेस्ड ऑन द डाटा। हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द ओवरहेड अंडर या ओवर ऑब्जर्व। हमें एक तो ये भी नहीं पता कि ओवर हुआ है या अंडर हुआ है, तो वो बताना है ऑब्जर्व कितना हुआ है। हमें दे रखा है बजटेड ओवरहेड 525 का, हमने जो बजट करा था ओवरहेड को 525 किया था। बजटेड मशीन आवर्स जो किए थे 17500 किए थे, एक्चुअली हमारे 17040 लगे, कम लगा मशीन आवर, और एक्चुअल ओवरहेड हमारे 520 है, तो सीधा सीधा हमें ये दिख रहा है कि भाई कम हुए हैं। तो इससे क्या पता चल सकता है कि हमारा अंडर ऑब्जर्व हुआ है या ओवर ऑब्जर्व हुआ है? ऑब्जर्व्ड कितना हो गया? हमने इतना बजट किया था, एक्चुअली में इतना लगा, तो अंडर ऑब्जर्व हुआ, ओवर ऑब्जर्व हुआ, क्या हुआ है? अंडर ऑब्जर्व हुआ है ना। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर फॉर्मूला वाइज करें तो देखो हम सबसे पहले कैलकुलेट करना चाहिए कि हमारा ऑब्जर्व्ड रेट कितना है, ओवरहेड ऑब्जर्प्शन रेट कितना है। ठीक है, तो ओवरहेड ऑब्जर्प्शन रेट यानी हमने कितना ऑब्जर्व किया है, कितना ऑब्जर्व किया, कैसे पता चलेगा? बजट से पता चलेगा। देखो बजट रेट कितना, बजट ओवरहेड हमारा है वो 525,000 है। ठीक है, 525,000 हमने जो ऑब्जर्व किए हैं कितने में? 17,500 में, यानी कि 30 पर आवर किए हैं, यानी कि 30 रुपये हर घंटे हमने ऑब्जर्व किए। ठीक है, 30 हर घंटे। वैसे एक्चुअल में हमने कितने मशीन आवर्स लगाए हैं? 17,040, तो 17,040 लगाए हैं, यानी कि हमने करने कितने किए होंगे? 30 हर एक घंटे के हिसाब से हमने कितने किए होंगे, क्योंकि हमारे 17,040 लगाए, तो यानी हमने 30 रुपए के हिसाब से कितने लगाए होंगे? 511,200, इतना हमने ऑब्जर्व किया होगा। एक्चुअली में कितना किया है? इतना, और हमने लगाया कितना था? 511,200 का। हुआ कितने का है? 5, एक्चुअल में कितना हुआ है? 520 का। किया कितना ऑब्जर्व है? 511, यानी हमने कम नहीं किया ऑब्जर्व, तो अंडर ऑब्जर्प्शन आ गया ना। कितने से? 525, नहीं सॉरी 520,000, एक्चुअली जो था 520,000 माइनस 511,200 से, विच इज योर 8800। 8800 से हमने अंडर ऑब्जर्व किया। एक बारी वापस देखो क्या बोला है, हमने ना इतना बजट किया था कि ओवरहेड होगा और इतने मशीन आवर्स लगे हमारे। ठीक है, हमारे हकीकत में इतने हैं और इतने, हमने सोचा था कि इतने लगेंगे, इतने लगेंगे। ठीक है, तो अगर इतने हमने किया था, हमने बजट किया था कि भाई हमारे 525,000 लगेंगे और हमने 17,500 के मशीन आवर्स लगेंगे, यानी कि आप कह रहे हो कि हमारे ना ₹30 पर आवर ऑब्जर्व होंगे। ठीक है, अब हमारे एक्चुअली में 17,040 आवर्स लगे, तो यानी कि आपने ना उसके हिसाब से 30 रुपए के हिसाब से ना 511,200 जो है इतना जो है ऑब्जर्व कर दिया होगा। ठीक है, इतना कर दिया होगा।
ओके, लेकिन हमारा ओवरहेड तो 520 का हो गया। हमारा तो ओवरहेड कितने का हो गया? 520 का। अगर हमने किया कितने का है? 511 का, यानी कि कम का किया हमने, अंडर ऑब्जर्व कर दिया। कितने से किया? इन दोनों को माइनस कर दो, 8800 डिफरेंस। इसलिए क्या आया? 30 पर मशीन हमने किया, ठीक है। 17040 इंटू 30 कर 511 आ गया। तो उससे हमने जब माइनस किया तो 8800 हमारा अंडर ऑब्जर्व। क्वेश्चन नंबर 7, एनुअल डिमांड 90,000 कैप्स की है, ठीक है। एनुअली जो डिमांड आ रही है हमारे पास किसकी आ रही है? 80,000 कैप्स की ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। ओके, इट इज एस्टिमेटेड दैट इट कॉस्ट रुपीज 1 एज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर कैप पर मंथ, ठीक है। पर कैप पर मंथ, पर कैप पर मंथ कितना लग रहा है? कैरिंग कॉस्ट 1 रुपये लग रहा है। और सेटअप कॉस्ट जो है पर रन ऑफ कैप मैन्युफैक्चर लग रहा है 3500 का। आपको क्या निकालना है? ऑप्टिमम नंबर ऑफ प्रोडक्शन, कि कौन सा हमारा अच्छा लगेगा, कि कितना ऑप्टिमम हम निकालें। यानी ऑप्टिमम जब आए, यानी हमें क्या निकालना है? ईबीक्यू निकालना है। ईबीक्यू इज योर इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, कितनी बैचेस में हम प्रोडक्शन करें। कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला होता है ईबीक्यू का? √2ab/c। ए क्या होता है आपका? कितनी आपको साल भर में रिक्वायरमेंट है। बी क्या होता है आपका? बी आपका होता है कि आपका रन कितना लग रहा है, कॉस्ट कितना लग रहा है, अपॉन सी। सी क्या होता है आपका? कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। तो 2 × A, आपको साल भर में कितना एनुअल डिमांड है? साल भर में कितना डिमांड है? 1 सेकेंड, यहाँ पर आप एक काम करो, इसको ना 90,000 की जगह 80,000 करो, ठीक है। 80,000, तो यहाँ पे कितना है? 80,000 हमारा साल भर का हो गया, ठीक है। और हमारी पर मैन्युफैक्चरिंग रन पर आएगा, हमेशा ध्यान रखना, 3500 अपॉन कैरिंग कॉस्ट कितनी है? 1 रुपये। 1 रुपये पर कैप है, पर मंथ है, पर मंथ। यहाँ पे पर मैन्युफैक्चरिंग रन ठीक है, लेकिन यहाँ पे पर मंथ है ना, तो इंटू 12 करोगे, ठीक है। साल का निकाल रहे ना हम, तो इंटू 12, ओके। एंड व्हेन वी विल कैलकुलेट इट विल बी 6832 यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स आ गई हमारे पास कि हमें इतना बैच बनाना चाहिए, 6832 का, ठीक है। अब हमने उससे पूछा कि उसने बोला ऑप्टिमम नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, रन निकालने हमें। उसने बोला 80,000 कैप्स है, 80,000 कैप्स है, इतनी लॉट में बनेंगी, यानी टोटल रन कितना आएगा? 80,000 कैप्स हैं, उसको हम बैच में बनाएंगे 6832, एक बैच में बनेगा। टोटल कितने रन लगेंगे हमें? यानी कि इसका आंसर आ रहा है 11.70। अब 11.70 थोड़ी ना इसका आंसर लिखोगे आप कि भाई इतने बैचेस बनाओगे, इतने कैसे फ्रैक्शन में थोड़ी ना पॉसिबल है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कम नहीं करना, हमेशा ज़्यादा करना है, तो 12 लिखो, ठीक है। तो 12 रन विल बी योर आंसर। देख लो इसमें से, ये रहा ए, 12, ओके। नाउ ये तो अपने समझ लेना। नाउ डिस्क्रिप्टिव, ओ माय गॉड। ओके, द क्वेश्चन नंबर 1 इज पी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट, ठीक है। जो पी लिमिटेड है वो क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर करते हैं दो प्रोडक्ट्स एक्स और वाई को, यूटिलाइजिंग द शेयर्ड रॉ मटेरियल जेड। यानी कि इन दोनों जो प्रोडक्ट है, इसका रॉ मटेरियल क्या है? जेड है। परचेज 72 पर के जी, 72 रुपीज़, 72 रुपये का पर के जी जो है ये बिकता है। लेते हैं हम। फोरकास्टेड सेल्स, सेल्स एक्स की है 28,000, वाई की इतनी इतनी है। फिनिश गुड्स पोस्ट प्रोडक्शन मटेरियल जेड जो है, नेट ऑफ वेस्टेज हमें गिवन है इतना इतना। प्रोसेस रॉ मटेरियल वेस्टेज रेट 10% और 5% इसमें लगता है। एडिशनल कॉन्स्टेंट्स हमें गिवन है कि जो होल्डिंग कॉस्ट है वो 11% पर एनम है। ऑर्डरिंग कॉस्ट 15,600 है पर ऑर्डर। मैनेजमेंट मैंडेट मैक्सिमम सीलिंग जो 40 पर ऑर्डर रहेगी, पर फाइनेंशियल ईयर रहेगी, यानी कि 40 ऑर्डर ही मैक्सिमम साल में कर सकते हैं। फाइन फाइन फाइन। हमें क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट क्या है हमारी? हमें क्या चाहिए, क्यों चाहिए? हमें निकालना है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्रिपेयर प्रोडक्ट बजट ऑफ एक्स एंड वाई और कैलकुलेट ईओक्यू फ्रॉम मटेरियल जेड। हम प्रोडक्शन बजट बनाते चलो। प्रोडक्शन बजट प्रोडक्ट एक्स और वाई का।
ये एक्स के लिए, ये वाई के लिए। सबसे पहले जो हमारी बजटेड सेल्स है, ठीक है, कितनी कितनी थी? एक्स की थी 28 एंड इसकी थी 13, 28,000, 13,000। ठीक है, इसके अंदर अब हमें क्या बोला हमने कि कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना नंबर ऑफ यूनिट हमें प्रोड्यूस करना है ना, यूनिट प्रोड्यूस। ऊपर आप लिख लेना प्रोडक्शन बजट फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। ठीक है, चलो। फिनिश गुड इंक्रीज बाय ईयर एंड, यानी कि आपके फिनिश गुड जो है बढ़ रहे हैं। ठीक है, किससे? 320 से और 160 से। क्या ये उस पर इफेक्ट डालेगा? क्या हमें फिनिश गुड्स इतने बढ़ाने हैं? क्या उससे प्रोडक्शन बजट बढ़ेगा? यस ना, क्योंकि ये भी हम अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसको भी तो हमें प्लस करना पड़ेगा, तभी तो बढ़ेगा ना। 320 और 160 को भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इसमें, 320 और 160। और क्या लिखेंगे हम? इंक्रीज क्या हो रहा था? फिनिश गुड्स। हम क्लोजिंग स्टॉक लिख देते एक तरीके से। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, इतनी प्रोड्यूस होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 28,320 और 13,160। बट उधर लिख रखा है कुछ कुछ तो कि पोस्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद ना कुछ रिजेक्शन रेट संभालनी पड़ती है, रिजेक्शन हो जाती है प्रोडक्शन की। पोस्ट प्रोडक्शन यानी हमने प्रोड्यूस कर लिया इतना इतना, लेकिन इसके बाद कितना? 4% और कितना था? 6% का इनको रिजेक्शन सहना पड़ता है। रिजेक्शन सहना पड़ता है तो रिजेक्शन के लिए इनको भी ऐड करना पड़ेगा 4% और 6% के लिए। यानी मान लो ये जो 28 है और ये जो 13,160 है, ये इसका कितना हुआ? जो भी हम 100% बनाएंगे, ठीक है, हमने 100% बनाया, उसमें से 4% का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है ना? क्या हो रहा है हमारा? हमें नुकसान हो रहा है। तो ये जो है ये हमारा क्या है? ये हमारा 96% है या 100% है? इसमें से हम 4% माइनस करेंगे कि हमें नुकसान होगा? नहीं, इसमें हम 4% ऐड करेंगे, इसमें से नहीं करेंगे। ये हम मान लेंगे कि ये 96% है, ये 96% है, तो 100% क्या होएगा? 28,320 अपॉन 0.96। 100% क्या आ जाएगा हमारा? 29,500। यानी कि हमें 29,500 प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, जिसमें से 4% हमें नुकसान होगा, फिर 28,320 बनेगा, जो हमें चाहिए एक्चुअली में। हमें तो 28,320 चाहिए ना, क्योंकि सेल्स उतनी है, हमें इंक्रीज उतना किए क्लोजिंग स्टॉक में, तो हमें इतना ही चाहिए। लेकिन ये 96% है, तो 100% क्या होगा? 29,500। वैसे ही यहाँ पर ये हमें 13,160 क्या है? 94% है, क्योंकि 6% का रिजेक्शन सहना पड़ रहा है, तो वो 100% क्या होगा? 14,000। ठीक है, ओके। तो हमारा क्या निकला फिर? क्या प्रोडक्शन बजट बना हमारा? 29,500, 14,000 का ये हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ताकि हमें रिजल्टेंटली क्या मिले? 28,320 और 13,160। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है? क्या माना हमें कैलकुलेट करना था? ईओक्यू ऑफ द मटेरियल जेड। तो हमें कितना साल में चाहिए? क्या होता है? 2 इंटू बी अपॉन सी। तो करते हैं, देखो, 2 इंटू ए, यानी हमें साल में कितना चाहिए होगा, कितना रिक्वायरमेंट होगा हमें? कैसे पता चलेगा कितना चाहिए हमें? देखो, लिखेगा जेड परचेज है 72 पर केजीज। ठीक है, और क्या लिखा है हमें? 1% लिखा था ना कुछ, सॉरी 11% होल्डिंग कॉस्ट है उसकी। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो 15,600 पर वो है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ गई? 15,600 की। ठीक है, और 11% किस चीज़ का होएगा? ऑफ 72। होल्डिंग कॉस्ट है ना, 11% किसका होगा? 72 का।
11% ऑफ 72, जो ये है ना इसका प्राइस उसका 11%, होल्डिंग कॉस्ट 11% लग रहा है। 11% किसका लग रहा है? 72 का, मटेरियल कॉस्ट का, इसलिए सॉरी 75 नहीं 72, 72। और यहाँ पर डिमांड कितने किया है? डिमांड कैसे निकली? डिमांड कैसे आएगी? देखो डिमांड, टोटल डिमांड कैसे निकलेगी? इसने क्या दे रखा है हमें कि 5 kg चाहिए होगा और 6 kg चाहिए होगा वाई के लिए। तो हमें टोटल हमारी प्रोडक्शन कितनी थी? 29,500 की, राइट। 29,500 इंटू 5। बट उसने बोला कि 10% का हमें क्या हो जाता है? वेस्टेज हो जाता है। तो अब यहाँ पे ये नहीं है, गलती मत करना, वजह से बता रही हूँ, +10% नहीं करोगे। ये क्या होता है यहाँ पर? 29,500 है, 29,500 इंटू 5 करो, कितना आएगा? 147,500 kg, ठीक है। 147,500 kg आ गया आपका, ठीक है। लेकिन जो 10% का आपका वेस्टेज है, तो यानी कि ये आपका 90% है। जो चाहिए ना आपको डिमांड, वो 90% है। तो 100% क्या आएगा इसका? 163,889, इसका 100% हो गया, यानी ये चाहिए हमें, इसको हम परचेज करेंगे, इतना मटेरियल चाहिए हमें फॉर एक्स। फिर इसका 10%, क्योंकि इसका 10% लग रहा है एक्स्ट्रा, इसका 10% ना कि इसका, इसलिए ये तो 90% है ना इसका। और वाई के लिए भी सेम, जैसे 14,000 चाहिए था, 14,000 है उसका, और 6 रिक्वायरमेंट है जेड की, 14,000 प्रोडक्शन एंड 6 तो हो गया 84,000। अब ये कितना है? ये दे रखा था कितना परसेंट दे रखा था? 5% था शायद वेस्ट, हाँ 5%। 5% वेस्टेज है, यानी इसका 95% है टोटल वाले का। 84,000 इज 95%, तो इसको डिवाइड कर दोगे 95% से, तो आपके पास 100% आ जाएगा, दैट इज 88421। तो अब 88421 को और ये जो 163,889 आया है, इनको आप जब ऐड करोगे तो आपका टोटल क्वांटिटी जो हमें खरीदनी है फॉर जेड वो आ जाएगी, विच इज 252,310, 252,310। और ये हमारी डिमांड आ गई, एनुअल डिमांड। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 252,310, बाकी 11% और 72 है ही, 15600 हाई कैरिंग कॉस्ट। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ रहा है 31,526.95 kg। ठीक है, एक बार आंसर देख लेते हैं। देखो ये आ रहा है, ये रहा, ये 181,63,320। सॉरी ये नहीं आ रहा यार, ये थोड़ी ना आ रहा है हमारा ये आंसर आ रहा है क्या? 252,310 कहाँ है? 252,310 हमारा ये आ रहा है, ये नहीं है। इसमें परचेज वैल्यू भी निकाल, देखो परचेज वैल्यू का निकालनी हो कि ये कितने का है, तो 72 का दे रखा था, यानी 252,310 चाहिए, और ये 72 का पर केजी है, तो 72 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 181,66,320, तो वही, ठीक है। अब अगर इसमें आपके पास एक डी पार्ट आ जाए, क्या डी पार्ट आएगा कि इफ द सप्लायर ऑफ जेड डू नॉट सेल मोर देन 4,000 केजी, अगर जो सप्लायर है जेड का वो 4,000 केजी से बांट ही नहीं रहा है, एक बार में दे ही नहीं रहा है कि 4,000 केजी है, लेना चलो वरना मतलब एट अ टाइम, तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट जो आप 100 के लोगे, मतलब आपके पास अब 4,000 जेड है, ठीक है, 4,000 केजी का जेड है, आप इससे चाहे तो एक्स बना लो चाहे तो वाई बना लो, तो आप कितना किसको दोगे, कितना एक्स मंगाओगे कितना वाई मंगाओगे, ये पूछ रहा है। तो ऑब्वियो हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले दोनों में से जो ज़्यादा हमें प्रॉफिट देता होगा हम उसको पहले कवर अप करेंगे, जितने की रिक्वायरमेंट हम पहले उसको कवर करेंगे, फिर उसके बाद जो बचेगा वो हम दूसरे वाले को दे देंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स है पर ईयर वो अब 40 ऑर्डर हैं, राइट, और जो क्वांटिटी है वो कितनी है? 4,000 है। ऑब्वियसली 40 ऑर्डर से ज़्यादा हम मंगा नहीं सकते, 40 ऑर्डर में 4,000 केजी एक बारी में देगा, यानी कि हमारे पास टोटल कितनी वो आ गई? 40 ऑर्डर, ठीक है। देखो 40 ऑर्डर है हमारे पास एक साल के लिए, और 4,000 केजी एक बारी में आएगा, यानी कि टोटल हमारा साल का कितना आ गया? 1,60,000 केजीज आएगा, ठीक है, 1,60,000। नाउ एक्स की कितनी रिक्वायरमेंट है और वाई की कितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अब पर यहाँ पर हमें प्रॉफिट की जगह देखो, एक बारी प्रॉफिट होता तो हम वैसे ले लेते कि भाई जो मैक्सिमम प्रॉफिट है उसको पहले देंगे, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, उसके बाद हम दूसरे वाले को दे देंगे। बट यहाँ पे देखो कीपिंग परचेज पॉलिसी इनटू कंसीडरेशन,
यानी कि परचेज पॉलिसी को ध्यान में रखो। परचेज पॉलिसी क्या है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो इनका रेशो है ना, रेशो उसको सेम रखो। परचेजिंग पॉलिसी जो थी, जितने का बेच रहे हो, जितना रेशो में बेच रहे हो दोनों को, उतने के ही रेशो में बेचो। हम कितना कितना दे रहे थे उसको, 163,889 दे रहे थे। कितना दे रहे थे, कहाँ गया, 163,889 दे रहे थे ना उसको, जहाँ मुझे 163,889 दे रहे थे, और इसको दे रहे थे 88,421। तो इनका ऐड करेंगे हम, तो हमारे पास देखो x का y का सेम रेशो ले रहा है। इसका है 163,889, इसका है 88,421। इनको ऐड जब हम करेंगे दोनों को, तो हमारे पास क्या है, 252,310, 252,310, और हमारे पास है कितना, 61 के। इनको जब हम करेंगे रेशियो में, हमारे पास क्या आएगा, 103,929,56071। ठीक है, ये आएगा। उसने हमसे क्या पूछा है कि कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, हमें प्रोड्यूस कितना करना है। अगर हमें इतनी ही क्वांटिटी मिल रही है, हमें इतनी ही क्वांटिटी मिल रही है, तो हम प्रोड्यूस कितना करेंगे। इसमें से हम जो प्रोडक्शन का वेस्टेज है, प्रोसेस वेस्टेज है, उसको निकाल देते हैं। कितना कितना था, 5%, 10% था, तो इसका 10% निकाल दो, इसी का निकलेगा ना। अब तो ये था, पहले हमें जो स्टार्टिंग में गिवन था वो यूनिट प्रोड्यूस्ड गिवन था, तो इसलिए हम उसको 90% और उसको 95% ले रहे थे। लेकिन अब ये तो हमें 100% गिवन है ना, तो इसको में से हम -10% डायरेक्टली कर सकते हैं, इसमें से हम -5% डायरेक्टली कर सकते हैं। करो, कितना आ रहा है, 10,393 और 2,804, तो करोगे तो कितना आ रहा है, 93,536। क्या आएगा, इसको हम 10% करेंगे तो आएगा हमारे पास 93,536, और इसका 5% माइनस करोगे तो हमारे पास आएगा 53,267। ठीक है, तो अब यूनिट टू बी प्रोड्यूस्ड हमारी कितनी है कि, तो आगे नेट मटेरियल अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन, हम इतनी इतनी हमारे पास यूनिट है प्रोडक्शन के लिए। लेकिन क्या बोला था कि जेड जो है हमें इसमें 5 किलो लगता है 1 यूनिट के लिए, और इसमें 6 किलो लगता है 1 यूनिट के लिए। यानी कि सही में एक्स कितना प्रोड्यूस होगा, 93,536 डिवाइडेड बाई 5 kg, और यहाँ पर कितना था, 53,267 डिवाइडेड बाई 6 kg। तो जो कि क्या आएगा, इसका आएगा 18,707, और इसका आएगा 8,878। ठीक है, यूनिट्स। तो हमारे पास ये आंसर आएगा, उधर ही मशहूर ये पूरा कैलकुलेशन। ठीक है, तो ऐसे हमारा ये आएगा। पहले हमने यूनिटरी मेथड से वो किया, मतलब उससे जिस फ्रैक्शन में चाहिए था, जिस प्रोपोर्शन में चाहिए था वो लिया, फिर हमने वेस्टेज निकाली, फिर उसके बाद हमने नेट मटेरियल अवेलेबल आया हमारे पास, अब अवेलेबल है, तो उसमें से हम कितना आउटपुट निकालेंगे। हमारे पास इनपुट आ गया, आउटपुट कितने का आएगा, इतना इतना आउटपुट आएगा, ऐसे आएगी कैलकुलेशन। ठीक है, अब चलो, लेट मी क्लीन द मेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चीकू ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ऑपरेट कर रहे हैं। वो किसका, डिज़ाइन कैपेसिटी ट्रक का ऑपरेट कर रहे हैं। डिज़ाइन कैपेसिटी लाइफ, यानी कि लाइफ जो है ट्रक की वो कितनी है, 720,000 किलोमीटर्स ईच। ठीक है, कोस्ट प्राइस जो है वो 30 लाख ईच का है। नेक्स्ट मंथ 6 राउंड ट्रिप करेंगे, बुकिंग कवर और टोटल सिंगल लेग डिस्टेंस, एक ही साथ डिस्टेंस करेंगे 10,170 का राउंड ट्रिप। ऑपरेशनल डिस्टेंस है 21,420। ऑब्वियसली जब 10,710 करेंगे तो इंटू 2 करोगे तो इतना ही आएगा। उसका डीजल कॉस्ट दे रखी है हमें, इंजन को ऑयल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ड्राइवर की सैलरी, क्लीनर की सैलरी, सुपरविजन एंड अदर जनरल एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ लोडिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, अब आपको जर्नी दे रखी है कि वो जो बोली थी ना कि 6 जर्नीज पे जाएंगे, राउंड ट्रिप होगा, ये होगा वो होगा। तो जर्नी दे रखी दिल्ली टू कोची, गुवाहाटी, विजयवाड़ा, वाराणसी, असनोर और यहाँ पे चेन्नई में। तो उसका डिस्टेंस दे रखा है, और वेट अप और वेट डाउन दे रखा है कि भाई आने जाने का जो भी है। तो कैलकुलेट करना, सबसे पहले करना टोटल एब्सोल्यूट टन किलोमीटर व्हीकल्स का, और फिर करना कॉस्ट पर टन किलोमीटर। तो कॉस्ट यानी कॉस्ट निकालनी है, यानी हमें वही कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी इस सब को लेके। और उससे पहले हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर फॉर व्हीकल्स निकालना है, एब्सोल्यूट वाला। एब्सोल्यूट वाले में क्या करते हैं हम, एब्सोल्यूट वाले में हम दोनों को ले लेते हैं एक साथ, और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी हमारा डिस्टेंस होता है उससे।
क्योंकि एब्सोल्यूट बोला है उसने, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वाले के लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन द एब्सोल्यूट टन किलोमीटर फॉर द नेक्स्ट मंथ हम कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ पे तो हमने लिख दी दिल्ली टू कोची, दिल्ली टू गुवाहाटी, बिजवाड़ा, वाराणसी, और चेन्नई का डिस्टेंस किलोमीटर में देखो कितना है। जैसे यहाँ पे 2700 है तो 2700 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 14+6 से, अप का और डाउन का, ठीक है। तो हमारे पास टोटल आ जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास टोटल टन किलोमीटर फॉर व्हीकल्स आ जाएगी, कितने हो, क्योंकि हमने 2700 का डिस्टेंस ट्रैवल किया है और वेट उसका था 14 केजीज और था 6 केजीज अप डाउन में। यहाँ पे 12, यहाँ पे 0, तो 12+0 करेंगे यानी 12, यानी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 15+0 से करेंगे यानी 15 से कर दो, इसको कर दो 10 से, इसको कर दो 16 से, ऐसे करके। तो जब हम करेंगे इनको 2700 इंटू 14+6 आगे 54,000, 2200 ऐसे करके जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 170-240 टन किलोमीटर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एब्सोल्यूट वाला निकल गया, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर हमारा क्या आ गया, 1,72,240। नेक्स्ट हमें क्या बोला उसने, कॉस्ट निकालने के लिए बोली है। कॉस्ट पर टन किलोमीटर वो कैसे निकलेगी, देखो सबसे पहले कॉस्ट हमें किसकी दे रखी है, आ गया ये रहा, डीजल कॉस्ट दे रखी 19.20 पर किलोमीटर। अब किलोमीटर निकालने हैं हमें, टोटल किलोमीटर लग कितने रहे हैं, कितने किलोमीटर लग रहे हैं हमारे, देखो वन राउंड ट्रिप कितने की थी, 10,710 की, टू राउंड ट्रिप कितने की होगी, इंटू 2 कर देंगे। डीजल कितना लग रहा है, इतना डिस्टेंस इंटू 2, टोटल किलोमीटर कितने आ गए हमारे पास, 21,420, यानी कितने किलोमीटर इंटू 19.20, तो कितना आएगा इसका, 4 लाख समथिंग, 4,11,000, गिरा 4,11,264 हमारी डीजल फीट में आ जाएगी। उसके बाद हमें इंजन ऑयल का दे रखा था, इंजन ऑयल 4,200 फॉर 13,000 किलोमीटर, 13,000 के लिए कितना है, 4,200 है, तो फिर 21,420 के लिए कितना होगा, तो 4,200 अपॉन 13,000 इंटू 21,420 आपका आ जाएगा इंजन ऑयल का। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 36,000 फॉर 10,000, तो अगेन 36,000 अपॉन 10,000 इंटू 21,420, ठीक है। उसका ड्राइवर की सैलरी 24,000 ट्रक 24,000 पर ट्रक पर मंथ, ओके। तो ड्राइवर की सैलरी इतनी दे रखी है। तो पहले हम इंजन ऑयल रिपेयर का कर लेते, देखो इंजन ऑयल, इंजन ऑयल देखो किया ना, अपॉन 13,000 इंटू दिस एंड दिस अपॉन दिस इंटू दिस, तो ये हमारा आ गया। उसके ड्राइवर की सैलरी उसने कितनी बोली है, 24,000 बोली है ना, कितनी बोली है, तेरा 24,000 बोली है। टोटल ट्रक कितने हैं हमारे पास, 4 हैं, ठीक है। तो 4 इंटू 24,000 हो जाएगा, निकाल लेते, 4 इंटू 24,000 आ गया 96,000, ठीक है। उसके बाद क्योंकि नेक्स्ट मंथ बोला है ना उसने, नेक्स्ट मंथ हम इतनी करेंगे, तो इंटू 12 वगैरह कुछ नहीं करनी, तो अगले मंथ की बता रहे हो, तो एक ही महीना हुआ, एक महीने का पर मंथ इसलिए दे रखा है। यहाँ पे 15,000 इंटू ट्रक, तो 15,000 इंटू 4 अगेन हो जाएगा, तो क्लीनर की सैलरी आ जाएगी। उसका सुपरविजन एंड अदर जनरल एक्सपेंसेस कितना, 14,000 पर मंथ, तो ये 14,000 का 14,000 आ जाएगा। उसका देखा कॉस्ट ऑफ लोडिंग ऑफ गुड्स, गुड्स को लोड करने का कॉस्ट जो था कितना दे रखा है, 180 पर मेट्रिक टन। मेट्रिक टन कितना निकला, हमने मेट्रिक टन निकाला था अभी, कितना निकाला था, ये है ना पर मेट्रिक टन 73 प्लस 18, ये मेट्रिक टन दे रखा है, ये मेट्रिक टन दे रखा है, तो 73 प्लस 18 इंटू कितना 180, ये 73 प्लस 18 कर देंगे, टन किलोमीटर मत कर देना गलती से, ठीक है। तो हमारी देखो ड्राइवर की सैलरी आ गई इंटू 4, ये इंटू 4, ये फिक्स थी 14,000 की। कार्गो हैंडलिंग लोडिंग का क्या आएगा, 73 प्लस 18 इंटू जितना भी दे रखा 180 दे रखा था ना 180। उसके बाद क्या है, और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब हो गया। एक बात ध्यान रखो, उसने क्या बोली थी हमें, उसने लाइफ दी थी 7,20,000 किलोमीटर, ये दिया था, यानी हम डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं इससे। टोटल कॉस्ट कितनी की थी, 30 लाख ईच था, 30 लाख ईच था, ठीक है। तो 30 लाख और इतना किलोमीटर ईच के लिए, और टोटल 4 हैं हमारे ट्रक, ठीक है।
तो हम कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन? देखो यहाँ पे देख लो डेप्रिसिएशन के लिए, तो डेप्रिसिएशन सबसे पहले तो हम निकाले 4 ट्रक ले, तो 4 तो पहले ही आ जाए। उसके बाद मैं बोल रही हूँ कि 30 लाख का था हमारा ट्रक, ठीक है। उसमें ये बोल रहा है कि पूरा जो ट्रक है हमारा वो खाली 7,20,000 किलोमीटर तक चल सकता है। और अभी वो कितना चल लिया है, इस महीने का कितना चल लिया है वो 21,420। देखो राउंड ट्रिप कितने किलोमीटर लिए उसने, 21,420 के लिए, तो वही लिख देंगे हम 21,420। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका? व्हाट विल द आंसर? 357,000। आ गया। और व्हेन वी विल सम इट अप हमारी कॉस्ट आ जाएगी कितनी? 717 376 सॉरी, ठीक है। अभी हमारे पास आ गया। अब एक मिनट बेटा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, ये नहीं है आंसर। एक मिनट, ये देख रहे हो आप? हाँ यहाँ पे देखो डेप्रिसिएशन हमारा क्या आया था, हमने अभी सॉल्व किया। डेप्रिसिएशन क्या है? 35,700 का, राइट। यहाँ पे लिख रखा है 35,700। तो ऐसा करो 35,700 कर लो, अब सही आ जाएगा आपको। क्या आएगा इसका आंसर? 10,38,676.31, ठीक है। नाउ ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना था? कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकालनी है। पर टन किलोमीटर के टन किलोमीटर पता होना चाहिए। टन किलोमीटर हमने निकाले थे, क्या निकाला था हमने? 172,240, ठीक है जी। तो पर टन किलोमीटर के लिए 103,867.6.31 अपॉन 172,240 equals to 6.03 will be your cost पर टन किलोमीटर, ठीक है। चलो ये आपका हो गया डन। ओके, फाइनली नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। या पार्ट बी। ऐसे इसके सामने उनको हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल, ठीक है। बैच है 5,000 यूनिट्स का विद द फॉलोइंग इनवॉइस पैरामीटर्स हमें दे रखा है। फाइन, देखो क्वेश्चन क्या है हमारा कि हमें ना कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल निकालना है। बैच में 5,000 यूनिट का दे रखा है। लिस्ट प्राइस है एक लॉट का 5 लाख, ठीक है। और रेट डिस्काउंट 10% ऑन लिस्ट प्राइस है। डीमरेज 5,000 की कमीशन दे रखी है हमें। ब्रोकरेज दे रखी है। और परचेज अमाउंट डिपॉजिटेड फॉर रिटर्नेबल कंटेनर, ट्रेड डिस्काउंट, जीएसटी जिसमें क्रेडिट जो है वो अवेलेबल नहीं है। कैश डिस्काउंट दे रखा है 10% का, अगर पेमेंट जो है 30 दिन के अंदर अंदर हो गई। टोल टैक्स हमें 1,800 का, फ्रेट दे रखा है 5% मटेरियल शॉर्टेज ड्यू टू द नॉर्मल रीजन। और पेमेंट जब 21 दिन के अंदर हो गई है। और हमें फिर क्या कैलकुलेट करना है? कॉस्ट पर यूनिट, कि एक यूनिट में हमारी कितनी कॉस्ट लग रही है। सबसे पहले तो लिस्ट प्राइस ऑफ मटेरियल 5,000 यूनिट है, एक लॉट का दे रखा है ना हमें। देखो एक लॉट का दे रखा है 5 लाख, और एक लॉट में कितने हैं हमारे? 5,000 यूनिट्स है, ठीक है। ओके, हमें एक यूनिट का निकालना है। तो यहाँ तो हम इंडिविजुअली एक एक लॉट का करें, लेकिन हमें यही सारे लॉट्स के अकॉर्डिंग रखें, तो पहले हम लॉट का निकाल लेते हैं, फिर उसके हम उसको डिवाइड कर देंगे जितने भी यूनिट्स होती है उससे, ठीक है। ओके, तो अब सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? 5 लाख, तो हम लिख देते हैं 5 लाख रुपये। देखो ये आ गया 5,000 यूनिट बेस्ड है तो 5 लाख रुपये। उसके बाद उसने बोला कि ट्रेड डिस्काउंट है। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है। ट्रेड डिस्काउंट उसने कितने का दिया? कहाँ है ये रहा, 10% ऑन लिस्ट प्राइस। 10% माइनस कर देते भाई, 4,50,000 आ गया। फिर उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट के बाद नेट इनवॉइस्ड वैल्यू कितनी आ गई? 4,50,000। उसके बाद अब हमारे पास सीजीएसटी एसजीएसटी है कितना? जीएसटी कितना है? 18% दे रखा था, तो 18% लगा दे, क्योंकि क्रेडिट अवेलेबल नहीं है इसलिए, नहीं तो हम नहीं करते, ठीक है। क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, कैपिटलाइजेशन इज अनरजिस्टर्ड, नो आईटीसी अवेलेबल, तो 81,000 का ये आ गया। तो हमारी क्या आ गई अब? 81,000 इसमें से ऐड करेंगे, अगर आप ऐड करके भी दिखाना चाहो तो 5,31,000 आएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है और देखते हैं।
लिस्ट प्राइस हो गया, ट्रेड डिस्काउंट हो गया, जीएसटी हो गया। अब टोल टैक्स दे रखा है, टोल टैक्स 1800 रुपये का, 1800 का वो ऐड कर दो। उसके बाद हमारी फ्रेट एंड इंश्योरेंस दे रखी है 36,000 की, 36,000 ऐड कर दो। उसके बाद और क्या दे रखा है, 36,000 के बाद हमें दे रखा है डीमरेज 5000 का, डीमरेज दे रखा है हमें 5000 का। अब पहले तो डीमरेज होता क्या, ठीक है। डीमरेज एक पेनल्टी होती है जो इम्पोज की जाती है बाय द ट्रांसपोर्टर फॉर डिले इन अपलोडिंग और ऑफलोडिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है। ट्रांसपोर्टर करता है डीमरेज चार्जेस ले लेता है कि भाई तुमने हमारे लेट कर दिया, मतलब या तो तुमने मेरे को सामान नहीं दिया कि मैं उसको ट्रैवल करके कहीं और लेके जा सकूं, उसमें डिले हो गई, या फिर तुमने मुझे ऑफ लोडिंग नहीं करने दी, तुमने मुझे उधर उतारने नहीं दिया सामान, उस वजह से मैं लेट हो गया, मुझे कहीं और जाना है, जो भी है मेरा काम रुक रहा था, उसकी वजह से जो वो पेनल्टी होती है उसको डीमरेज कहते हैं। वो एक एबनॉर्मल कॉस्ट होता है और वो इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। और आप जीएसटी के लिए भी पूछ सकते हो कि जो डिस्काउंट है यहाँ पर, ठीक है, इसको हमने लेस कर दिया, इसमें तो जीएसटी लगा ही नहीं। और फिर जो बाद में डिस्काउंट था उस पर भी डिस्काउंट वो नहीं लगा। तो पहले जो लिस्टेड प्राइस होता है उसमें से हम डिस्काउंट को माइनस करते हैं, फिर जीएसटी पेपर होता है नेट प्राइस पे पहली बार, ठीक है। डायरेक्टली जीएसटी नहीं लगता, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, ओके। और इसमें कैश डिस्काउंट जो दे रखा है ना कि भाई कैश डिस्काउंट देंगे अगर, कहाँ है, कहाँ गया, क्या हो गया, ये रहा देखो, पेमेंट जो वो 21 डेज में हो गई, उसने बोला कैश डिस्काउंट देंगे 10% का, अगर पेमेंट जो वो 30 दिन में कर देते हो आप, तो 30 दिन में होगी तो 10% ऑफ करना चाहिए। तो हमने तो भाई करा ही नहीं, उसको लिया ही नहीं क्लेम। तो कैश डिस्काउंट जो है वो एक इंटरेस्ट की तरह, फाइनेंस आइटम की तरह देखते हैं हम उसको, इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम उसको नहीं ऐड करते। कैश डिस्काउंट इट इज इंटरेस्ट इन फाइनेंस आइटम, दैट्स व्हाई इट इज इग्नोर्ड। और डीमरेज तो आपको पता ही, क्योंकि पेनल्टी इम्पोज होगी बाय द ट्रांसपोर्ट ऑफ द डिले इन अपलोडिंग और ऑफलोडिंग ऑफ द मटेरियल, और वो इट इज एन एबनॉर्मल कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या ऐड होएगा और या लेस होएगा, और टोल टैक्स कर दिया, फ्रेट इंश्योरेंस हो गया, कमीशन ब्रोकरेज कर दिया। अब कंटेनर की यहाँ पे बात हो रही थी कुछ, रिटर्नेबल कंटेनर से 30,000 के, ठीक है, यानी कि जो कॉस्ट हमारे 30,000 रुपये लगे, 30,000 के हमने रिटर्नेबल कंटेनर्स लिए और हमें वापस रिफंड कितना मिला, 26,000, यानी 4,000 रुपये हमारे कॉस्ट लग ही गया फिर भी। तो यानी हम क्या करेंगे, 30,000 रुपये हमारे गए, 26,000 आए, तो 30,000 रुपये हमारे डिपॉजिट हुए, जिसमें से हमें रिफंड मिल गया 26,000 का, तो 4,000 रुपये हम कॉस्ट में ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि एक अदर एक्सपेंसेस है, ये देखो अदर एक्सपेंसेस 2% ऑफ टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आ गई क्या, अभी नहीं आई, लेकिन 2% हम ऐसे रख लेते हैं प्राइमरी कॉस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकल जाएगा, टोटल कॉस्ट है टोटल कॉस्ट। उसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर ये भी ऐड होगा, क्या ये भी 5% of material shortage is due to the normal reason, जो शॉर्टेज हुई है ड्यू टू द नॉर्मल रीजन शुड नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट, कॉस्ट में से हम नहीं करेंगे वो, टू सेट इन द टोटल कॉस्ट ऑफ द गुड्स, क्यों, क्योंकि वो नॉर्मल रीजन की वजह से हुई, तो टोटल कॉस्ट में से नहीं होगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल में से नहीं होगा। हम सिर्फ क्या करेंगे, हम सिर्फ अपनी यूनिट्स को कम करेंगे। देखो ये आया इतना, कितना 582 800, ठीक है। 582 800 में से हम क्या करेंगे, अब इसमें अंदर एक्सपेंस डालेंगे। एक्सपेंस कौन सा वाला आएगा, जैसे मान लो कि ये 582 800 जो है हमारा 2% है, सॉरी ये हमारा 98% है, 2% टोटल कॉस्ट है हमारी, तो हम क्या करेंगे 582 800 अपॉन 98, ठीक है, इनटू हमें 2% चाहिए ताकि हम 2% निकाल सके, इसका कितना होता है, तो वो होता है 11894, ठीक है। तो हमारा 2% क्या आ जाएगा, 11894, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 11894, और फिर ये आ गया हमारा 594694। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पर हमारा जो नॉर्मल लॉस है उसको हम माइनस तो नहीं कर सकते, लेकिन ये हम चला रहे 50,000 का, कि ये 50,000 की इतनी बनी है, लेकिन जो नॉर्मल लॉस है वो हम इसी से लेते हैं, रिकवर करते हैं। तो जो 250 है हमारी नॉर्मल लॉस, यहाँ पे दिखा रहा है ना 250, देखो 5% ऑफ द मटेरियल, 5% ऑफ 50,000 टू 250, जो 250 है
उनको हम हटा देंगे, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जो 4750 है यानी कि 50,000 माइनस 250, वो उसकी कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है 4750 की हम 594694 मान लेंगे, यानी कि एक की कितनी होगी 594694 अपॉन 4750 विच इज 125.20। ये हमारी एक की आ जाएगी, यही हमें चाहिए थी कॉस्ट पर यूनिट। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2B। कॉमन मिस्टेक्स क्या हो जाती है, क्या है, जैसे कैश डिस्काउंट है 50,000, नेवर डिडक्ट कैश डिस्काउंट फ्रॉम द मटेरियल कॉस्ट, इट इज प्योरली फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट नॉट विद द कमर्शियल प्राइस रिडक्शन। पहले ट्रेड डिस्काउंट करोगे, पहले ट्रेड डिस्काउंट करोगे उसके बाद जीएसटी लगेगा। और डीमैरिज जो वो पेनल्टी होती है फाइन और डिले के लिए, इट इज एबनॉर्मल कॉस्ट मस्ट बी रिटर्न ऑफ कॉस्टिंग पीएनएल से, नेवर कैटलाइज इट, डीमैरिज भी शो नहीं होता एज एन कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 वी विल डू इट इन नेक्स्ट वीडियो, भी बहुत लंबी वीडियो हो गई है तो यहाँ तक, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ओके।